बस्तीपुर में एक बहुत ही दुबला पतला किसान था, नैनसुख। नैनसुख की ऐसी कदकाठी का कारण था उसकी कड़ी मेहनत। नैनसुख के खेत पथरीले थे, उसे खेत जोतने में अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। नैनसुख के कोई बच्चे नहीं थे और नैनसुख की पत्नी हमेशा कुछ ना कुछ मांगा ही करती थी। पता है जीजू ने मेरी जीजी को कितनी महंगी बनारसी साड़ी दी है, और एक आप हो जो अगर मैं एक सस्ती साड़ी भी मांगू तो लाने में 2-3 महीने लगा देते हो। तुम्हारे जीजू के खेत उपजाऊ हैं और उनकी आमदनी भी अच्छी खासी है। तुम तो हमारे खेतों की हालत जानती ही हो। इतनी मेहनत करके भी बहुत कम उपजता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बेच दीजिए ये खेत, हम कोई और खेत खरीद लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरे पुश्तैनी खेत हैं। मैं इन्हें बिल्कुल नहीं बेचूंगा। ठीक है, फिर ऐसे ही पछताते रहिए। इस रात नैनसुख तनाव में ढंग से सो नहीं पाया, लेकिन जब उसे नींद आई तो उसके सपने में उसके बाबूजी आए। बाबूजी आप? हाँ बेटा नैनसुख, आज बहू की और तुम्हारी अनबन सुनी। ये सब हमारे खेतों की वजह से है। बाबूजी, रमा की तो आदत ही है मुझे खरी खोटी सुनाने की। आप चिंता मत कीजिए, मैं खेत बिल्कुल नहीं बेचूंगा। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे, और इसलिए अब तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तुम्हारे हल में अपना जादू डाल रहा हूँ। खुश रहो। ऐसा बोल नैनसुख के बाबूजी गायब हो गए और रात के समय में हल चमकने लगा। अगले दिन नैनसुख रोज की तरह अपने खेतों में मेहनत करने पहुंचा, पर जैसे ही नैनसुख ने हल उठाया, हल अपने आप ही चलने लगा। हल ने कुछ ही समय में सारा खेत जोत दिया। वो जमीन का टुकड़ा भी जो बंजर और पथरीला था। ये सब देख नैनसुख को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस जमीन को वो कभी भी नहीं जोत पाया था, आज वो इतनी आसानी से कैसे जुत गई। इसके बाद नैनसुख ने खुशी खुशी बीज बोए, और आज सूरज ढलते ही नैनसुख खुशी खुशी घर पहुंचा। क्या हुआ जी, आज बहुत खुश हो? जो आज हुआ है वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? आज अपने हल अपने आप खेत जोतने लगे। अपने आप? ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो, आज मेरे सारे खेत वो भी पूरी तरह से जुत चुका है। अब बस फसल आने का इंतजार है। रमा असमंजस में थी। नैनसुख के खेतों में अंकुर फूटे और जल्द ही खेत में फसल लहराने लगी। कुछ दिन बाद नैनसुख रमा को अपने खेत ले गया और खेत देखकर, हाय दैया, ये जमीन तो बंजर थी ना? थी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन अब तक इसका कारण मुझे समझ में ही नहीं आया। इसके बाद दोनों घर पहुँचे और दीवार पर लगी हुई अपने बाबूजी की तस्वीर देखकर नैनसुख को वो सपना याद आ गया। रामा, ये सब बाबूजी का आशीर्वाद है। नैनसुख ने रमा को सपने के बारे में बताया। हे राम, ससुर जी, आपका धन्यवाद। आपकी वजह से आज हम पहले से ज्यादा खुश हैं, और मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने इन्हें आपकी जमीन बेचने के लिए कहा। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगी। शुक्रिया ससुर जी। नैनसुख ने भी अपने बाबूजी का शुक्रिया अदा किया और वो दोनों हमेशा खुश रहे।
इसीलिए कहते हैं कि हमारे पूर्वज हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं। देवगढ़ नाम के गांव में दीनानाथ नाम के एक बुजुर्ग रहा करते थे। दीनानाथ के 2 बेटे थे और दोनों ही कई सालों पहले गांव छोड़कर शहर में बस गए थे। इसी वजह से गांव में दीनानाथ और उसकी पत्नी चंदा अकेले ही रह गए थे। चंदा और दीनानाथ दोनों एक दूसरे का सहारा थे। इतने बुढ़ापे के बावजूद चंदा खुद गांव के कुएं से पानी लाने जाया करती थी। अरे ओ अम्मा, अपनी उम्र तो देखो, हमें कह देती हम पानी ले आते। तुम एक दिन ले आओगी, लेकिन तुमसे रोज थोड़े ही बोल सकती हूँ। इससे बेहतर है कि मैं अपना काम खुद ही कर लूं। अम्मा, आप रोज भी बोलेंगी तो हम रोज आपके घर पानी पहुंचाएंगे। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटी। लेकिन जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। चंदा ने घड़ा उठाया और वो घर की ओर चल पड़ी। दीनानाथ भी अपना सारा खेती का काम खुद ही किया करते थे। कई वर्ष बीत गए और अब चंदा ठीक से चल नहीं पा रही थी। आपको कितनी बार कहा है कि जंगल जाकर मेरे लिए एक लाठी ले आइए। कम से कम मुझे लाठी का ही सहारा मिल जाएगा। हाँ, आज मैं जंगल से तुम्हारे लिए लाठी ले आऊंगा। दीनानाथ जंगल की ओर निकल पड़ा। वो यहाँ वहाँ नजर डालता रहा और जो भी लकड़ी उसे अच्छी लगती वो उसे उठाकर देखने लगता। नहीं, ये नहीं, ये बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है। अब दीनानाथ जंगल में ऐसी जगह पहुंच गया था जहां वो पहले कभी नहीं गया था। ये कौन सी जगह है? मैं तो यहाँ कभी नहीं आया। वाह, यहाँ तो अद्भुत फूल भी हैं। दीनानाथ उस वातावरण का आनंद ले ही रहा था कि उसकी नजर एक लकड़ी पर पड़ी और उसने वो उठा ली। अरे वाह, ये तो एकदम बढ़िया है। चलो, चंदा का काम हो गया। दीनानाथ लाठी के साथ घर लौटने लगा। घर पहुंचकर दीनानाथ ने वो लाठी चंदा को दी। चंदा ने वो लाठी की जांच करना शुरू किया। जब चंदा ने लाठी जमीन पर 3 बार पटकी तो वो लाठी अपने आप हवा में उड़ने लगी। हाँ? ये क्या है? मुझे नहीं पता। तभी लाठी में से एक जादुई जीव बाहर आया। मैं इस जादुई लाठी का गुलाम हूँ। आप जब भी इस लाठी को 3 बार पटकेंगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा और आपकी हर आज्ञा पूरी करूंगा। अरे वाह, तो एक काम करो, जाओ जाकर 2 घड़े पानी ले आओ। जादुई जीव गायब हुआ और कुछ ही पलों में वो 2 घड़े पानी के साथ लौट आया। अद्भुत। अब एक काम करो, मेरा आंगन साफ कर दो। और चुटकी में सारा आंगन साफ हो गया। जादुई लाठी का जीव उनकी हर आज्ञा माना करता था। अब दीनानाथ और चंदा का जीवन पहले से ज्यादा आसान था, क्योंकि अब उनके पास एक सहायक था। उन्हें जो भी चाहिए होता वो उससे मांग लेते। अब उनके घर में अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी चीजें थी। वो लोग बहुत खुश थे।
लेकिन उनके पड़ोसी भीकू को ये देख बहुत जलन हो रही थी। आखिर इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? जो भी हो, आज इनके घर से सारी महंगी चीजें लूट लूंगा। आधी रात होते ही भीकू दीनानाथ के घर में घुस आया। उसने सारी महंगी चीजें बटोरना शुरू किया, लेकिन तभी चंदा को भीकू की आहट सुनाई दी। वो चौकन्नी हो गई और उसने अपनी लाठी 3 बार पटकी और जादुई जीव बाहर आया। इस चोर को सबक सिखाओ। तभी चंदा के हाथों की लाठी हवा में उड़ने लगी और वो चोर पर बरस पड़ी। बचाओ बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। लाठी बिना रुके भीकू की पिटाई करती रही और आधी रात को भीकू गांव में दौड़ने लगा और लाठी उसका पीछा करने लगी। बचाओ मुझे, कोई तो इस लाठी से बचाओ। और वहाँ दीनानाथ और चंदा मुस्कुरा रहे थे। इसलिए कहते हैं, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। और ये जादुई लाठी दीनानाथ और चंदा के लिए भगवान का वरदान ही साबित हुई। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।